तब तक वामसेप के बारे में समझ नहीं पाओगे। अब आप ये कहोगे कि इससे इसका क्या मतलब है, क्या संबंध है। हर चीज का संबंध आपके जीवन से है। जो कुछ भी आप काम करते हैं, जो कुछ भी आप खाते हैं, जो कुछ भी जिस माहौल में रहते हैं, उन सब का संबंध आपके जीवन से है। अगर आपका जीवन सही है तो वामसेप भी सही है, बसपा भी सही है, कुछ और भी सही है। अगर आपका जीवन सही नहीं है तो फिर आपके लिए बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं। हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। सिखाया भी यही जाता है, बस दूसरों के बारे में सोचो, अपने बारे में क्या सोचो। मैं इसे उल्टा कर रहा हूं, दूसरों के बारे में मत सोचो, पहले अपने बारे में सोचो। या फोटो को छोड़ो, मेरी बात सुनो। नहीं, इसमें नहीं है कुछ भी। जिन चीजों की हमें जरूरत है, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। जो व्यर्थ की चीजें हैं, हम उनमें अपना समय गंवा देते हैं। तो मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचो। अगर आप ठीक हैं तो आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। आप खुद बेठीक हो तो दूसरों के लिए क्या करोगे? अपने आप को ठीक बनाओ। लेकिन इसमें एक शर्त है। ये तो सही है कि अपने आप को ठीक बनाना है, लेकिन जब आप ठीक बन जाओ तो उसके बाद ये सोचना है कि मैं जो ठीक हुआ हूं, मैं दूसरों के लिए ठीक हुआ हूं, अपने लिए ठीक नहीं हुआ। समस्या यही है कि जब हम ठीक हो जाते हैं, जब अपने लिए सोचते हैं, जब बेठीक होते हैं तो दूसरों के लिए सोचते हैं। आज इसमें परिवर्तन करो। पहले अपने बारे में सोचो कि मुझे ठीक होना है, और जब ठीक हो जाओ तो फिर ये सोचना है कि अब मुझे दूसरों के लिए जीना है। हमको शुरू से ही ये पाठ पढ़ाया जाता है, दूसरों के लिए काम करो, दूसरों के लिए काम करो। मैं कहता हूं पहले अपने लिए काम करो। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैं किस लिए आया हूं इस जीवन में, मुझे क्या करना चाहिए, उस दिन बाकी सब चीजें अच्छी लगने शुरू हो जाएंगी। यहां पर जो कि संबंधित विषय वामसेप का है, तो वामसेप के बारे में बताने से पहले ये जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग सरकारी जॉब में? हाथ उठाना। चाकरी वाले, चाकरी चाकरी
ठीक है ठीक है दादा। जो सरकारी चाकरी में है वे लोग आज ये निश्चित जान लें कि उनकी 60 साल की वयस पूरी होने के बाद फिर सरकारी चाकरी नहीं रहनी। उससे पहले आपको अपने आप को तैयार कर लेना है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। अगर आज ये नहीं सोचा आपने तो आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। 10 साल के अंतराल में ही चल दोगे, 60 और 70 के बीच में ही, क्योंकि आगे आपके पास करने के लिए कुछ बचता नहीं। और जो घर में बैठ गया वो फिर स्वस्थ भी नहीं रह सकता। जब तक ये शरीर चलायमान है, जब तक ये स्वस्थ है, लेकिन उस समय हमारा मन चलायमान हो जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है। इसलिए हम लोग स्वस्थ नहीं रह पाते और जल्दी ही दुनिया से विदा ले जाते हैं। जिन लोगों को आज बाम सेव के बारे में जानना है या बाम सेव का काम कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जब तक वो सरकारी चाकरी में हैं तब तक राजनीति को सीख लो। वामसेव की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति की बात कर रहा हूं। अगर आपने नौकरी करते करते राजनीति को सीख लिया तो आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, और यदि राजनीति को नहीं सीखा तो उम्र आपकी 10 साल घट जाएगी, 80 से 90 हो जाएगी या 80 से 70 रह जाएगी। 10 साल का या तो इजाफा होगा या कम हो जाएगा। दोनों को मिलाकर के 20 साल का अंतराल हो जाता है। तो आज मैं आपके बीच में जो आया हूं, वामसेव के बारे में हर मीटिंग में बताया है, लेकिन यहां सुना और घर जाकर सब कुछ भूल गए या छोड़ दिया। नहीं, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। वामसेव को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। वामसेव क्या है? बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उसमें लिखा था बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज जनता के लिए। बीच में ना कोई ईश्वर आएगा, ना खुदा आएगा, ना भगवान आएगा, ना कोई देवी आएगी, ना कोई देवता आएगा। ये जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी, जनता के लिए बनेगा। लेकिन वामसेव को जो बनाया मानवर कांशीराम साहब ने, दोनों में अंतराल है। एक 26 जनवरी 1950 को बना तो दूसरा 6 दिसंबर 1978 को बना। 28 साल का दोनों में अंतर है। मानवर कांशीराम साहब ने
जो 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ का गठन किया, उसमें लगभग 18 साल की तैयारी थी। और उसमें कुछ अनजानपने में समय बीता, कुछ धक्के खाने में समय बीता, कुछ चोट खाने में समय बीता, कुछ अनुभव में समय बीता, लेकिन 12 साल का जो समय बीता वो बहुत गूढ़ रहस्य में बीता। एक एक बात को समझने के बाद, बाबा साहब को जानने के बाद कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लास्ट टाइम पर 5 दिसंबर 1956 को जाने से पहले अपने उद्गार व्यक्त किए थे कि मैं जिस कारवां को यहां तक खींच कर लाया हूं, ये बेहद मुसीबत, आलोचना, व्यंग, अपमान, इन सब का मुकाबला करते हुए यहां तक लेकर आया हूं। मेरा अपने लोगों से निवेदन है कि अगर वो इस कारवां को आगे भी ना ले जा सकें तो इसे पीछे भी ना जाने दें, इसे यहीं पर छोड़ दें। लेकिन उनके मरने के बाद उनका कारवां बहुत पीछे चला गया। तो कांशीराम साहब ने सोचा कि बाबा साहब ने बड़ी दूरंदेशी बात कही थी, लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारा फर्ज क्या बनता है, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा दिलाए हुए अधिकारों के बल पर थोड़ा सा खाना सीख गए, पहनना सीख गए, बोलना सीख गए, घर बनाना सीख गए, तो उसी में अहंकार में आ गए। तो उनकी दूसरी बात सत्य सिद्ध हो गई। कौन सी? 18 मार्च 1956 को, लगभग 9 महीने पहले, जाने से पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर आज मुझे किसी ने धोखा दिया है तो उन लोगों ने दिया है जिन लोगों को मैंने विषम परिस्थितियों में सहयोग किया कि जाओ मैं तुम्हें विदेश भेजता हूं, विदेश से पढ़ने लिखने के बाद आपको अपनी बुद्धि, ज्ञान, ताकत, धन का उपयोग समाज के लिए करना है। लेकिन वे लोग या तो विदेश में ही रह गए कुछ, और कुछ अपने देश में आए तो अपने परिवार को पालने में लग गए, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे, कार बंगला उनको बनाने में लग गए। किसी को भी समाज के बारे में चिंता नहीं हुई। मैं अपने गरीब भाइयों से, अनपढ़ भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको एक ऐसा हथियार बनाकर संविधान में दिया है कि अगर तुम उसे चलाना सीख गए तो तुम इन पढ़े लिखे लोगों पर राज करोगे। लेकिन आज 70 साल हो गए, 70 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन आज भी ये अनपढ़ समाज उस हथियार को चलाना नहीं सीख पाया। उसके भी पीछे कारण क्या है?
उसके भी पीछे कारण ये पढ़े लिखे लोग ही हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, सोचने का काम करते हैं। और मेरा कहना है कि हमारे तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने का काम बाबा साहब ने किया था, सोचने का काम फूले ने किया, सोचने का काम गौतम बुद्ध ने किया, सोचने का काम मान्यवर कांचराम साहब ने किया, सोचने का काम बहन कुमारी मायावती का है। हमारा काम तो उनकी सोच पर चलने से है। या तो उनकी सोच गलत है तो हमें नहीं चलना चाहिए उनकी सोच पर, अपनी सोच लगानी चाहिए। और यदि हम उनकी सोच को स्वीकार करते हैं तो फिर हाँ भाई बैठ जाओ इधर ही, ये इधर उधर नहीं घूमो कोई। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा दिमाग को जो है खोल रहा हूं। बहुत सारे नेता आए होंगे, आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी होंगी। मेरा कोई लालच भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को सच्चाई के रास्ते पर ले जाना चाहता हूं। तो आज भी ये समाज नहीं जान पाया। तो इन सब बातों को मान्यवर कांचराम साहब ने सोचा कि इन्होंने जो बाबा साहब की बातों का पालन नहीं किया तो क्यों नहीं किया। जब पूरे देश में घूमने के बाद उन्हें एहसास हुआ एक शिकंजी बनाने वाले के ठेले के पास बेंच पड़ी थी, गर्मी का समय था, वे थके हारे उस बेंच पे बैठ गए। एक हाथ यूं सोचते सोचते शिकंजी बनाने वाले ने एक नींबू को काटा, 2 लकड़ी के पाट के बीच में रख के उसको निचोड़ दिया गिलास में और खोल के उसको ऊपर को उछाल दिया। वो आधा नींबू निचुड़ा हुआ साहब के हाथ पे आ पड़ा। उन्होंने उसको देखा, बोले इसको तो इस तरह से निचोड़ दिया जैसे मेरे समाज को निचोड़ रखा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ में उठाया तो उनके अंगूठा रेशों से गीला हो गया। बोले जान तो है इसमें कुछ, रेशों में अभी जान है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको बाबा साहब के परिश्रम के बाद वो अधिकार मिला, संघर्ष के बाद वो अधिकार मिला, उसके बल पर उनके पास धन भी है, दिमाग भी है, दिशा भी है। तो क्यों ना मैं इनको तैयार करूं। लेकिन उन्हें फिर वही बात याद आ गई 18 मार्च 1956 की। तो बाबा साहब ने तो इनको नालायक की संज्ञा दी थी। तो उन्होंने सोचा आज मैं बाबा साहब की बात को ही पूरा करूंगा। अगर उन्होंने नालायक कहा है तो मैं नालायकों से ही काम लूंगा, क्योंकि है ही इनके पास, किसी और के पास कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने अपने प्राचीन काल के इतिहास को समझा और हम इस समाज को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं,
उसको ध्यान में रखते हुए 12 साल की मेहनत के बाद एक एक शब्दों पर ध्यान देने के बाद एक शब्द बनाया वामसेक, और सब लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने रखा। क्या आज हम वामसेक बना रहे हैं? कौन बना रहा है? किसके द्वारा बना रहा है? बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द एम्प्लॉइज, बट नॉट फॉर द एम्प्लॉइज। ये सरकारी कर्मचारियों की संस्था है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। लोकतंत्र तो जिनके लिए बनाया है, जिन्होंने बनाया है, उन्हीं के लिए है, लेकिन वाम से जिसे जो बना रहे हैं ये उनके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये भविष्य के लिए, कि जब हम सशक्त हो जाएंगे तो हम फिर राजनीति में उतरेंगे। क्यों उतरेंगे? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉ। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। कोई रुकावट नहीं है, हर काम राजनीति के द्वारा किया जा सकता है। राजनीति के द्वारा नहीं, राजनीतिक सत्ता के द्वारा किया जा सकता है। जिन लोगों के पास राजनीतिक सत्ता होती है वे लोग अयोग्य होते हुए भी योग्य बन जाते हैं, और जिन लोगों के पास राजनीतिक सत्ता नहीं होती वे लोग योग्य होते हुए भी अयोग्य बने रह जाते हैं। इस पहलू पर उन्होंने काम करने के लिए सभी अपने साथियों को समझाया कि हमें इस वामसेक के माध्यम से एक दिन राजनीति में उतरना है। तुम कल को कह लगो कि मैं सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, मेरी लड़ाई लड़ो। मेरे बस की बात नहीं है किसी की लड़ाई लड़ना। तुमको खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। तुम्हारी यूनियन है, तुम्हारे संगठन है, उनके माध्यम से। लेकिन ये वामसेक का जो संगठन है ये तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। फिर तुम किस लिए हो? सिर्फ एक ही काम के लिए हो कि जो बाबा का मिशन है, जो हमारे महापुरुषों का मिशन है, उस मिशन की सफलता के लिए आप लोग धन का सहयोग करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास धन है। आप लोग प्लानिंग बनाओगे कि हम कैसे मिशन तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस देश की सारी प्लान सरकारी कर्मचारी बनाता है। जब तुम देश की प्लान बना सकते हो तो अपने समाज की प्लान क्यों नहीं बना सकते? और फिर उन्होंने समझाया कि आज मैंने इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया है, BAMCEF। बी से बैकवर्ड। इस बैकवर्ड शब्द में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। पिछड़े हुए तो SC ST भी हैं, लेकिन वो ज्यादा पिछड़ा, ये ज्यादा पिछड़े हुए हैं, वो कम पिछड़े हुए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो बी के अंदर ये तीनों जो शूद्र समाज का अंग है,
हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस देश में ब्राह्मण अपने आप में ब्राह्मण जाति भी है और वर्ण भी है, क्षत्रिय वर्ण भी है, जाति भी है, वैश्य जाति भी है, वर्ण भी है। लेकिन शूद्र समाज के लोग जातियों में विभक्त हैं, 6743 जातियों में बटे हुए हैं, और इनको कभी एक नहीं होने दिया। जैसे ये खड़ी पेंसिल है, इस देश में गैर बराबरी वाली व्यवस्था 6743 जातियों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिठाया गया है। कहीं पर भी 2 जातियों को बराबर में नहीं रखा गया, सबको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और सबके दिमाग में ये बात पैदा की गई है, तेरी जाति ऊंची है। किसी के दिमाग में ये बात पैदा नहीं होने दी, तेरी जाति किसी से नीची भी है। सबको ये तो पता है कि मैं नीचे वाले के सिर पे खड़ा हूं, किसी को ये नहीं पता कि मेरे सिर पे भी कोई खड़ा है। अहंकार में चूर है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। किसी से भी मालूम करो, राजवंशी बड़े हैं या नमशूद्र बड़े हैं। नमशूद्र कहेंगे राजवंशी कैसे बड़े हो जाएंगे, हम बड़े हैं। मैं कहूं बागदी बड़े या बाबरी बड़े, बाबरी कहेंगे बागदी कैसे बड़े जाएंगे, हम बड़े हैं। मैं कहूं जाटव बड़े, चमार बड़े, चमार कहेंगे जाटव कैसे बड़े हो जाएंगे, हम बड़े हैं। कोई छोटा बनने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा रखना चाहता, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। और इस छोटे बड़े के चक्कर में ये आपस में लड़ते रहते हैं, नाक की बाल बनाकर अपने आप को 30 मार का बताने का काम करते हैं। लेकिन जब इनका ऊपर वाला इन पर डंडा चलाता है तो दोनों नीचे आ जाते हैं। फिर नहीं कहते हम बड़े हैं, जी साहब आप बड़े हैं। और इनकी लड़ाई का फायदा कौन उठाता है इस देश में? इस पेंसिल को 2 हिस्सों में कर दिया। ये धनवान, ये निर्धन, ये गरीब, ये अमीर, ये 95%, ये 5%। ये कौन है? टाटा, बिरला, डालमिया, मोहन, मोदी, मिकिन, अनिल अंबानी, अडानी। सिर्फ 55 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इस देश की सारी संपत्ति से ज्यादा है। देश की संपत्ति कम है, इनकी संपत्ति ज्यादा है। और ये कुछ नहीं करते, ये सारे दिन 24 घंटे मेहनत करता, पसीना बहाता है। पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त का भोजन प्रोटीन वाला नसीब नहीं होता। और ये कुछ नहीं करता, ये ऐशो आराम की बड़े बड़े महलों में जिंदगी जीता है। और सारा काम इस देश के अंदर ये गरीब किसान मजदूर करता है। कैसे? जैसे लंबाई में भी ज्यादा है, अंदर इंक भरी हुई है, वजन है अंदर, पूरे दिन इसी से लिखाई पढ़ाई होती है। ये कुछ नहीं करता, हल्का है, अंदर से पोल है। लेकिन जब लिखाई पढ़ाई का सारा काम खत्म हो जाता है और इसके ऊपर ये कवर फिट होता है और जेब में लगाया जाता है, तो नीचे का 95% गायब, ऊपर का 5% ही दिखाई देता है। इस देश में मेहनतकश लोग, ईमानदार, चरित्रवान, उनको बेईमान साबित कर दिया जाता है।
और जो ताकतवर लोग हैं वे बेईमान होते हुए भी ईमानदार बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने इस गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बराबरी में लाने के लिए कहा कि बगैर राजनीति की ताकत के हम लोग इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अपना धन, अपना ज्ञान और अपनी प्लानिंग इस अनपढ़ समाज को देना है, इसे समझाना है। सुबह 10 बजे ड्यूटी पे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, तो शाम के 2 घंटे इस समाज को समझाने में लगाओ। बैठो, कहते हैं अजी क्या समझाएं, ये तो ऐसे ही रहेंगे, इनमें नहीं आएगा सुधार, दारू पीना नहीं छोड़ेंगे ये। हम बहुत कोशिश करते हैं, अरे भाई हमें भी तो किसी ने समझाया था, हम भी तो उसी कैटेगरी के थे। जिन लोगों ने हमारे लिए अपना जीवन दांव पे लगाया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। लेकिन नहीं, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। जिससे भी पूछो समय नहीं है साहब, समय नहीं है। आज तो बारिश हो रही है, ऐसे में कौन आएगा? गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, मुझे तो आज काम पे जाना, बाहर कहीं शादी में जाना है। मेरा रिश्तेदारी में मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया, मैं वहां जा रहा हूं। इस काम के लिए समय नहीं है, और बहुत सारे कामों के लिए समय है। और समय होते हुए भी बहुत सारे लोग घर पे बैठे रहते हैं। अरे क्या है, सब आए होंगे स्वार्थ के लिए, सब आए होंगे वोट मांगने के लिए, सब आए होंगे हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, छोड़ो परे को। हर आदमी चाहता है कोई हमारे लिए कुछ करे। कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मैं अपने लिए क्या करूं। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बी से बैकवर्ड, ए से एंड, एम से माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, इनके बारे में क्यों कहा? इसलिए कहा कि आज इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वे बाहर के आए हुए नहीं हैं, हम में से ही जो कन्वर्ट हुए हैं वे हमारे भाई हैं। बस ज्ञान नहीं है उनको, हमको भी ज्ञान नहीं, उनको भी ज्ञान नहीं। क्योंकि 100-200 साल पहले, 500 साल पहले उन्होंने इस हिंदू धर्म के अनैतिक अत्याचारों के कारण अपना हिंदू धर्म चेंज किया था। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, बीएसपी का नारा है मुस्लिम भाई हमारा है, और मुस्लिम भाई हमारा है तो भारत देश हमारा है, और कोई मतलब नहीं। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, अत्याचार मिटाना है, बीएसपी को लाना है। तो मुस्लिम हमारा दुश्मन नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों ने हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको दिया है। हिंदू लोगों ने हमारा छीना है, बल छीना, ज्ञान छीना, श्रम छीना, इन्होंने छीना ही छीना है।
कम से कम सम्मान तो मिला। मस्जिद में बैठ के एक लाइन में बैठ के नमाज तो पढ़ लेते हैं, एक बर्तन में बैठ के खाना तो खा लेते हैं, आपसे दुख सुख पर विचार तो कर लेते हैं। सिख बाहर से आया हुआ नहीं है कोई भी, हम में से ही तो कन्वर्ट है। भाई ये तो 400 साल पहले बने। ईसाई जब आए थे, लेकिन आज इस देश में जितने भी ईसाई बचे हैं वे हम में से ही कन्वर्ट हैं। बुद्धिस्ट, आज इस देश में एक भी बुद्धिस्ट नहीं बचा था 1213 ईस्वी के बाद में। लेकिन जब यहां पर 1700 में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, जब इन्होंने यहां पर खुदाई वगैरह की और श्रीलंका से धर्मपाल अनागारिक आए, उन्होंने यहां पर बुद्ध धर्म को समझाने का प्रयास किया। बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसलिए इस देश में आज जितने भी बुद्धिस्ट हैं वे कोई बाहर के आए हुए नहीं हैं, हमारे ही भाई हैं। तो एम से माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज, सी से कम्युनिटीज, जातियां, वर्ग, ई से एम्प्लॉयज जो नौकरी करते हैं, एफ से फेडरेशन। इतना बड़ा नाम इतना छोटे से बीच में उन्होंने रख दिया बाम से। और ये भी बता दिया कि इस बाम सेट से तुम्हारा भला नहीं होगा, ये बाम सेट समाज के लिए बनाया जा रहा है। सिर्फ आप अपने बुद्धि, धन और प्लानिंग कि हमें इस समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमें सत्ता तक पहुंचाना है। अब इसके लिए आप लोग संघर्ष नहीं कर सकते, जेल नहीं जा सकते, सिर्फ बैठ के ही प्रचार कर सकते हो, समझा सकते हो। लेकिन हमें लहर पैदा करनी है, तो इसके लिए 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने DS4 बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और उसमें इन सरकारी कर्मचारियों की अगर पत्नी घर पर है तो उसको मेंबर बनाया, अगर पत्नी नौकरी पे है और पति घर पर है तो उसको मेंबर बनाया, और उनके बच्चे अगर बालिग हैं जो 18 साल से ज़्यादा लड़का लड़की है उनको मेंबर बनाया। और उनके माध्यम से पूरे देश में एक प्रचार भी किया, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी हैं सब DS4 चलाया था। नहीं, दीवारों पर लिखा गया था। और उसको लेकर के उन्होंने ये भी साफ साफ कहा था कि हर उस व्यक्ति को जिस पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो गरीब है, कमजोर है, ये उसकी लड़ाई लड़ेगी, कोई भी है। और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को वे राजनीति में कूदे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाकर काम को आगे बढ़ाया। 84 में इंदिरा जी का मर्डर हुआ था 31 अक्टूबर को।
राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तत्काल चुनाव की घोषणा कर दी, यानी 1-1.5 महीने में ही चुनाव शुरू हो गया। दिसंबर 1984, जनवरी 1985 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद एक एमपी मर जाता है बिजनौर का, बाई इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में लगभग 66,000 वोट बसपा को मिले। अब राजीव गांधी की नींद उड़ी कि ये कहां से कौन सी नई पार्टी आ गई, बहुजन समाज पार्टी, जो इतना वोट ले गई। तब उन्होंने पूछा अपने कांग्रेसी लोगों से, भाई ये क्या है, कौन किसकी पार्टी है? उन्होंने कहा कि ये सरकारी कर्मचारियों की पार्टी है, बाबुओं की पार्टी है, इसको कांशीराम साहब चला रहे हैं। अरे सरकारी कर्मचारी कैसे राजनीति कर सकते हैं? जो कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं? फला फला कर रहे हैं। और जितने नाम लिए उनमें से एक नाम उसकी समझ में आ गया। बोले यार ये तो मेरे साथ चला था, इसे बुलाओ। लाल बत्ती की गाड़ी उसके घर पहुंची कि आपको पीएम साहब याद कर रहे हैं। एकदम फूल का कुप्पा हो गया और गाड़ी में बैठ के राजीव गांधी के घर कोठी पे पहुंच गए। बोले भाई तुम राजनीति कर रहे हो? नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? हम तो अपना सामाजिक संगठन चला रहे हैं, वामसेप चला रहे हैं। क्या मतलब? अरे ये मुझे तो ये बताया, वामसेप ही तो बीएसपी को चला रही है। उसको वो चला रहे हैं कांशीराम जी। नहीं तुम भी तो हो। हाँ है तो हम भी। तो तुम उधर क्या कर रहे हो? क्या मिल जाएगा वोट काट कर? मैं तुम्हें अपनी सरकार में किसी आयोग का अध्यक्ष बना दूंगा। तुम्हारे रिटायरमेंट का समय आ गया है। दिमाग घुमा दिया और जैसे दिमाग घुमा उसने कहा ठीक है मैं देखता हूं। घर आए, सोचा रात को, क्योंकि जब नेगेटिव सोच शुरू हो जाती है तो दिमाग अंधकार की तरफ चल देता है। और रात भर सोचने के बाद एक दिन बाद उन्होंने वामसेप की मीटिंग बुला दी और उसमें टॉप के नेता इकट्ठे हुए और जिन्होंने ये मीटिंग बुलाई उसका नाम था तेजेंद्र सिंह ढिल्ली, पंजाब का रहने वाला। उसने खड़े होकर कहा, कांशीराम जी हमारी कुछ बातें हैं उनका जवाब दो। बोलो भाई क्या बात है? आपने वामसेप बनाई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन गए। BS4 बनाई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन गए। BSP बनाई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन गए। बहुजन संगठक अखबार निकालते हो, उसके संपादक प्रकाशक आप खुद बन गए। फला और ये है संस्था, उसके आप संयोजक बन गए। हम सब बेवकूफ लोग हैं, हम पढ़ लिख करके आए हैं, मूर्ख नहीं है। देखो राजनीति तुम चलाओ, वामसेप को हम चलाएंगे। और सबने एक संग उसकी हम ताली बजाई, बहुत बढ़िया बात। साहब ने खड़े होकर बड़े विशेष मुद्रा में जवाब दिया, झिल्ली तुम्हारी बात में दम है, तुम बहुत सच बोल रहे हो भाई।
पर आपको पता नहीं है, मुझे पता है कि मेरा समाज बिकाऊ है। मैं इसलिए अध्यक्ष बनता हूं कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, क्योंकि शादी मैंने नहीं की, बच्चे मेरे नहीं, परिवार में मैं जाता नहीं, घर में जाता नहीं, तो मैं बिकूंगा नहीं। लेकिन मुझे अपने समाज के बारे में पता है कि वो बिकाऊ है। जिसने कभी 10 का नोट ना देखा हो, उसके सामने 500 का नोट हिला दो तो मुंह में बहुत जल्दी पानी आ जाता है। जिस दिन मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा समाज ना बिकने वाला है, उस दिन सब कुछ मैं तुम्हें सौंप दूं। ये बात झिल्ली को और सबको बुरी लगी। अरे लोग हमको बिकाऊ बता दिया, अपने आप को टिकाऊ बता रहा है, चला लीजिए अब तू इसे, हम देखते हैं तू कैसे चलाता है। और उन्होंने अगले दिन कागज तैयार करे और कोर्ट में चले गए और वहां पर बामसेब का रजिस्ट्रेशन करा दिया। तेजेंद्र सिंह झिल्ली अध्यक्ष बन गए। साहब के समर्थक आए, अखबार दिखाया, साहब बामसेब का रजिस्ट्रेशन हो गया, बामसेब का अध्यक्ष वो बन गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बन जाने दो, लेकिन याद रखना जब कोई भी संगठन गलत उद्देश्यों को लेकर के बनता है, वो ज्यादा दिन स्थायी नहीं रहता, खत्म हो जाता है। और वैसा ही हुआ। जितने लोग झिल्ली के साथ गए थे, उनके 2 ग्रुप हो गए। खापर्डे के नेतृत्व में अलग, झिल्ली के नेतृत्व में अलग। सन 88 में 2 बामसेब बन गए। फिर 90 में दोनों के टुकड़े हो गए। खापर्डे में से मेसराम अलग हो गए, झिल्ली में से उदित राज अलग हो गए। फिर 94 में चारों के खंड हो गए। बामन मेसराम में से बीडी बोरकर निकल गए, उदित राज में से कामले निकल गए, झिल्ली में से मानेकर निकल गए, एक में से नारायण सिंह निकल गए। 8 बामसेब हो गए। फिर 8 के खंड खंड हो गए। कहीं भंडारे ग्रुप, कहीं खोबरागढ़ ग्रुप, कहीं गवई ग्रुप, कहीं पे दयाराम ग्रुप, कहीं पर ज्ञानचंद ग्रुप, कहीं पे ताराराम मेहराणा ग्रुप। आज पूरे देश में 22 बामसेब चल रही हैं और सब कह रहे हैं हमारी बामसेब है असली, हमारी बामसेब असली। और सब कब कहते थे ये बात? जब कांशीराम साहब जिंदा थे, हमने बनाई है, हमने बनाई है। और जब दुनिया से चले गए कांशीराम, तो सब के सब कांशीराम साहब का फोटो उठाए डोल रहे हैं। हम तो कांशीराम के मिशन को तो आगे बढ़ा रहे हैं, कांशीराम के मिशन को तो हम काम कर रहे हैं, सब उनके फोटो उठा रहे हैं। ये टॉप के लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, IPS IAS रैंक के लोग थे, IPS IFS ICS रैंक के लोग थे। इन सब ने बेड़ा गर्क कर दिया। वही काम जो बाबा साहब के पीरियड में किया था, वही काम कांशीराम साहब के पीरियड में कर। काय के पढ़े लिखे, काय की योग्यता है? या तो ये लोग उस समय गलत थे जब कहते थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति तुम करो, हम तो अराजनीतिक हैं, समाज को जगाएंगे, अवेयरनेस करेंगे। या फिर आज गलत है। आज क्यों बना ली इन्होंने पार्टी? बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बना ली? अम्बेडकराइज पार्टी ऑफ इंडिया क्यों बना ली? जस्टिस पार्टी क्यों बना ली?
क्यों आज बनाई? जब तुम अराजनीतिक हो, क्यों बनाई? लेकिन अब उनके भी तो चमचे उन्हीं के साथ क्यों हो जाते हैं? इसलिए चाहते हैं कि बसपा में, वामसेप शैडो में खोना ही खोना है, यहां पाना कुछ नहीं। और उधर उनके पास खोने के लिए नहीं, पाने के लिए जाना है। अब क्या पाएंगे? थोड़ा थोड़ा लालच। 100 रुपए में से 60 रुपए उसे देंगे, 4 रुपए हम बच जाएंगे। ये लालच। जब तक ये लालच और स्वार्थ रहेगा, जब तक हम लोग समाज को सही रास्ता नहीं दे पाएंगे। आज कांचराम साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं, जब जब भी महापुरुष जिंदा रहे हैं, संघर्ष किया है, लोगों ने उनकी टांग पकड़ के खींची। आज ही तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे 100 कमियां निकालते थे। अरे ये अम्बेडकर गांधी के साथ क्यों नहीं मिल जाता? अलग अलग भाग रहा, क्या कर लेगा? देखो, गांधी इतनी अच्छी बात करता है। गांधी ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से ली 40 सीट, गांधी ने हमें दी थी 80 सीट। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है बाबा साहब ने अंग्रेजों से क्या लिया था। बाबा साहब ने अंग्रेजों से लिया था डबल वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार, कि मेरे समाज का जो प्रतिनिधित्व होगा उसके लिए वोट मेरे ही समाज के लोग डालेंगे, और जो जनरल सीटें होंगी वहां पर मेरे समाज के लोग भी वोट डालेंगे, उनके समाज के लोग भी वोट डालेंगे। यानी उनको हमारे ऊपर निर्भर रहना पड़ता, आज हम उनके ऊपर निर्भर हो गए। ऐसे ऐसे निकम्मों को टिकट देके, जो उनके घर में गुलामी का काम करते हैं, उनको एमएलए एमपी बना देते हैं और उनका मुंह नहीं खुलता। लेकिन जो संघर्षशील आदमी है उनको ना जीतने देते हैं, ना उनको टिकट देते हैं। ये अंतर था। गांधी चालाक आदमी था। बाबा साहब ने कहा था कि कभी भी गांधी का विश्वास मत करना, गांधी से होशियार रहना। ठीक इसी प्रकार आज मैं कह रहा हूं कि कभी भी मोदी का विश्वास मत करना, मोदी से सावधान रहना, क्योंकि ये भी उसी का चेला है, उसी का अनुयायी है। उसने छल किया, ये भी छल करता है। उसने झूठ बोला, ये भी झूठ बोलता है। लेकिन नहीं, मोदी ठीक है, नागरिकता मिल जाएगी हमको, तो नागरिकता नहीं, एक को तो मिलनी नहीं है, सिवाय नफरत पैदा करने के अलावा। वो तो चाह रहे तुम्हारे वोट कम हो, क्योंकि वो जानते हैं लोकतंत्र में जिसका ज्यादा वोट होता है उसका राज होता है, और एक न एक दिन तो ये राजनीति जान नहीं जाएंगे। आज भले ही नहीं जाने हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये सब राजनीतिक बन जाएंगे। इसलिए बनने से पहले इनकी जड़ काट, इनको वोट का, रहेंगे तो यही गुलामी करेंगे, लेकिन सम्मान का जीवन नहीं जी पाएंगे। तो आज 1986 में टुकड़े हो गए। 1986 से लेकर के आज तक सब अपनी अपनी वामसेप का राग अलाप रहे हैं। किसी को भी समाज की चिंता नहीं है। और आपको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग इस समाज का भला चाहते हो, इस समाज को सम्मान दिलाना चाहते हो,
इस समाज को अधिकार दिलाना चाहते हो तो आज अपने बारे में सोच लो कि मुझे मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा, मुझे अपना सब कुछ खोना ही पड़ेगा। और जिन्हें पाना है वे यहां काम नहीं कर सकते। यहां तो काम वही कर सकता है जो खोना जानता है, और जो खोना जानता है वही पा भी सकता है। जो खोना नहीं जानता वो कभी पा नहीं सकता। हमें खोना सिखाया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ज्ञान था, ना ताकत थी, ना पैसा था। हम दूसरे की गुलामी करते थे 35 साल की उम्र तक। 35 साल आधी जवानी चली जाती है, और हमें उनमें ही भरोसा था, राम में, कृष्ण में, ईश्वर में, परमात्मा में। वो ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे, उन्हीं की पूजा में लगे रहते थे। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब को सुना, दिमाग में परिवर्तन आ गया। ओहो, ये सही बात है। और जिस दिन उनके साथ लगे, आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने कहा पूरा देश हमारा, कहीं भी भेज दो, हम वहीं काम करेंगे। और जहां भी हमको कह दिया जाता बंगाल जाओ, बंगाल चले गए। हमारा काम मेहनत करने का है, समझाने का है। मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी। हमारा काम बताना और सत्य बताना। झूठ के बल पर आप में से किसी को जोड़ना भी नहीं चाहिए। पहले आप सत्य को ढूंढो, सच्चाई को ढूंढो। आपका दिल स्वीकार करे तो आप वाम से शैडो का काम शुरू करो। आपका दिल गवाही ना दे तो कतई मत करना। किसी के लालच में, किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में आकर के आपको ये काम नहीं करना। जो पीछे बैठे हैं वो पीछे भी बैठ के इस मिशन को बढ़ा सकते हैं। जो बीच में बैठे हैं वे वहां भी रहकर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो इधर बैठे हैं ये भी आगे बढ़ा सकते हैं। मानव कांशीराम साहब ने कहा था, दिल की तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, और दिल की तमन्ना झूठी है तो बढ़िया से बढ़िया बहाने भी निकल आते हैं। नहीं करना है तो बहाने बहुत हैं, करना है तो विषम परिस्थितियों में भी हम रास्ते बना देते हैं। लड़ाई इसी बात की है कि पहले मुझे कुछ चाहिए, जब कुछ करूंगा। पहले मुझे पद दीजिए, पहले मुझे ये दीजिए। और मिल भी जाए तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो ये इच्छा लेकर के चलते हैं लोग, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, अगर ना मिला तो उसका मन बेचैन हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, दुखी हो जाता है। और यदि मिल जाए तो उसे वहां संतुष्टि नहीं होती। अरे ये नहीं, अब और आगे चाहिए, और आगे चाहिए, और कुछ चाहिए। तो चाहने वाले इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो पीछे रहता है, जो पीछे बैठता है, वो कहता है मेरी औकात नहीं समझी संचालक महोदय ने, मुझसे एक बार भी नहीं किया कि तू आगे आ जा। बीच वाले सोचते हैं अच्छा मेरी तरफ ध्यान नहीं है संचालक का, मैं यहाँ बैठा हूँ, आगे सीट पे नहीं बुला सकते मुझे। आगे वाले सोच रहे हैं अच्छा संचालक ने उनमें ही ज़्यादा खासियत है जो उनको मंच पे बिठाया, मुझे नहीं बिठाया। और जो इस सीट पे बैठे हैं
कहने वाह, ये बीच वाली जो सीट है, ये कोई इसी में ज्यादा हुनर है, हम नहीं आ सकते क्या? घनश्याम ही बैठेगा इस सीट पे? क्या मायावती बैठेगी? हम नहीं बैठ सकते? लड़ाई इस सीट की है, और सीट तो एक है, क्योंकि पीछे से चलते चलते तसल्ली नहीं होती, बीच वाली सीट चाहिए, और सीट एक है। और बाबा साहब ने कहा था, जब तक हम वन नेशन, वन लीडर, वन पार्टी, वन सिंबल इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। तो जब सीट एक है, एक ही आदमी बैठेगा, तो लोगों ने सोचा हम दूसरी डाले लेते हैं। धड़ाधड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते चले जा रहे हैं। और सब क्या कहते हैं? हम समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता समाज के लिए काम। समाज के लिए तो खोना पड़ेगा। अगर आप खोने के लिए तैयार हो तो बसपा में काम शुरू करो। पाना चाहते हो तो यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मिल सकता है। कैसे? जैसे हमने 35 साल तक गुलामी की, और जब मानवर कांशीराम साहब की बात सुनी तो हमने फिर बाद में नहीं सोचा, हमने कहा कि जो इनका सोच है हम उसी पर काम करेंगे। और उस दिन से आज तक हमने काम किया, और हम ही को मिल गया। मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए, बड़े बड़े पद पर रह लिए, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय स्तर पर सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, सब मिल गया। लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि हम कुछ हैं, कुछ नहीं। अगर आपको हीरो बनना है तो फिर आपको जीरो बनकर शुरू करना पड़ेगा। जो जीरो से शुरू होते हैं वो एक दिन हीरो बनते हैं, और जो हीरो से शुरू होते हैं वो एक दिन जीरो हो जाते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चलो, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। तो हमें आज भी, मैं अपने आप को जीरो मानकर चलता हूं, जिस स्टेज पर भी होता हूं, क्योंकि हमें कोई जीरो से नीचे नहीं फेंक सकता। जीरो तो जीरो है, जीरो से आगे ही बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, तुम्हारे पास यदि 50 नंबर हो गए हैं तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे पास 50 नंबर है, बल्कि दूसरे लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि इसके पास 50 नंबर है। क्योंकि 50 में 51 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी 49 भी रह सकते हैं। अरे एक कम नहीं हुआ, फिर तुम्हारे 49 को कोई गिनती नहीं करता। जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया है, वो लखपति कहलाता है, लेकिन अगर लाख में से 1 रुपया कम हो जाए तो लाख लाख नहीं रह जाता, फिर वो 1000 में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार आप बहुत योग्य हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत सब कुछ हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं, लेकिन वहां तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। साधारण जीवन जी करके जो आनंद आएगा वो अहंकार वाले जीवन में नहीं आएगा। दूसरे लोग तुम्हारी योग्यता की तारीफ करें,
हम अपने मुंह से अपनी योग्यता की तारीफ ना करें तो आपको उद्धार हो जाएगा। तो आपको इस बाम शेप में यदि काम करना है, शैडो बाम शेप में काम करना है, तो आपको करना क्या है? मैंने संगठन के बारे में बता दिया, कैसे इसका नुकसान हुआ वो बता दिया, और आगे को कौन जाएगा? याद रख लेना, जिसके पास ताकत होगी वही जाएगा, जिसके पास ताकत नहीं है वो नहीं जा सकता। और ताकत बनानी पड़ेगी, दूसरे की ताकत कभी हमारे इस्तेमाल में नहीं आ सकती। हमें खुद अपनी ताकत बनाना है। दूसरे लोग हमारा इस्तेमाल करने के लिए हमारा साथ दे सकते हैं, कभी हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने बल पर भरोसा करना चाहिए, अपने पैरों पर भरोसा करना चाहिए कि हमें अपने ही माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाना है। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होता है उसके पास ताकत होती है। ये ट्यूबलाइट जल रही है, अभी पीछे से बटन दब जाए, कट जाए तो अभी अंधकार हो जाएगा। तो हमें वो बटन अपने हाथ में लेना है। पावर हाउस का बटन अपने हाथ में लेना है, तो फिर ये कभी नहीं बुझ पाएगी। और जब तक पावर हाउस का बटन हमारे हाथ में नहीं है, कोई भी हमारी पावर को काट सकता है। लेकिन हम तो खुद अपनी पावर को काटने में लगे रहते हैं। अरे यूवी कुछ चल रहा है, तोड़ो इसे। कभी ये नहीं सोचते कि इसकी जगह हम 1000 वाट का चलाते हैं, ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन 1000 वाट का ना चला करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं, अपने ही समाज को, अपने ही संगठन को तोड़ने में लगे रहते हैं। और हमारे साथी भी अज्ञानता के कारण उनका हाँ में हाँ मिला देते हैं। नहीं, जैसे भारतीय संविधान है, सब उससे बंधे हुए हैं, लेकिन कभी कभी स्टेट भी अपना संविधान बनाती है, अपने बायलॉज बनाती है, लेकिन उसके बायलॉज संविधान को ओवरटेक नहीं कर सकते। उसी के लाइन में चलेंगे, अगर उससे अलग हो गए तो खत्म हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, हमें उसी पर को इंगित करते हुए अपनी नई विचारधारा तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम तो खुद अपने आप को तैयार दूसरे रूप में कर जाते हैं। तो आप लोग बाम सेठ की बात सुनने के लिए आए हैं, और यदि आपका दिल गवाही दे कि इस बात में दम है, सच्चाई है, तो रात को मनन करना, और मनन करने के बाद फिर आपका मन पुख्ता हो जाए तो फिर अमल में लाना। बिना अमल में लाए हुए सिर्फ भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा, अमल में लाने से काम चलेगा। अब करना क्या है? बाम सेठ का काम क्या है? बाम सेठ का सिर्फ एक ही काम है कि आज जो हम यहां तक पहुंचे हैं, ये किन्हीं महापुरुषों की संघर्ष, त्याग, कुर्बानी के कारण हम पहुंचे हैं। तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं, और भी कुछ ना करें तो हम जो मेहनत से कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के दें।
तो धन में से धन दें, ज्ञान दें, प्लानिंग दें, समझाओ। जितने भी बच्चे हमारे गलत रास्ते पर जा रहे हैं उन सबको समझाओ कि भाई ये बीड़ी सिगरेट पीना बंद करो, गुटखा खाना बंद करो, शराब पीना बंद करो। ये भी एक काम है, बुरी चीजों को छुड़वाना। हम बहुत जल्दी कह देते, हम पूछते क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हर आदमी कहेगा हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, इस संसार में एक भी आदमी नहीं है जो समाज सेवा का काम कर सके। जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। दो शब्द हैं, सोशल चेंज एंड सोशल सर्विस। सामाजिक सेवा और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक सेवा वही कर सकता है जिसके पास कुछ है। तुम्हारे पास धन है तो धन से सेवा कर सकते हो, ताकत है ताकत से सेवा कर सकते हो, ज्ञान है ज्ञान से सेवा कर सकते हो। लेकिन जब किसी को पता चल जाएगी कि वो सेवा कर रहा है तो तुम्हें सोने नहीं देंगे, लाइन लग जाएगी। करके देख लें जरा, 1 करोड़ रुपए जेब में लेके बैठ जाए, नहीं आओ भाई मैं मदद कर रहा हूं, लाइन लग जाएगी 1 घंटे में 1 किलोमीटर में। देते जाओ, 1 घंटे बाद जेब तो खाली होगी। जैसे ही खाली जेब हुई फिर क्या दोगे? फिर तो कहोगे भाई अब नहीं, अब तो खत्म हो गया। तो जिसका नंबर आएगा क्या कहेगा? अरे हाँ बड़े दानी बने, बड़े नाम हो रहा, अपने अपने इनको बांट लिया। जब हमारा नंबर आया तो कह दिया कि अब खाली हो गया। मुर्गी जान से गई, मियाँ जी को स्वाद नहीं आया। तो सोशल सर्विस के चक्कर में मत पड़ो, सोशल चेंज के चक्कर में पड़ो, सामाजिक परिवर्तन। बाबा साहब ने यही तो कहा था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में आखिरी बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू होगा, उस दिन इस देश के नागरिक दोहरे विषम भरे माहौल में जीवन जी रहे होंगे। एक तरफ राजनीतिक क्षेत्र में समानता का भाव होगा, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 मैन। चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे औरत है, चाहे पुरुष है, हिंदू है, चाहे मुसलमान है, गरीब है, चाहे अमीर है, सबको 1 वोट का अधिकार होगा। और 1 वोट की गिनती 1 होगी, चाहे सीएम डाले, चाहे पीएम डाले, चाहे चपरासी डाले, चाहे भूमिहीन डाले। ये बराबर का अधिकार होगा राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबरी का जीवन जी रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में एक व्यक्ति जाति के नाम पे बहुत बड़ा सम्मान पा रहा होगा और एक व्यक्ति बहुत बड़ा अपमान पा रहा होगा। ये गैर बराबरी, एक तरफ आसमान एक तरफ पृथ्वी। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति अरबपति खरबपति होगा, हो रहा होगा, और दूसरा 2 वक्त के भोजन के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा, फिर भी प्रोटीन वाला नसीब नहीं होगा। जब तक इस देश की स्वतंत्र सरकार इस सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तन करने के लिए प्रयास नहीं करती, तब तक इस देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा। क्या हुआ है? 70 साल हो गए। क्या आर्थिक क्षेत्र की गैर बराबरी बराबरी में परिवर्तन हुई? आज कोरोना काल में कई हजार गुना इनकी संपत्ति हो गई, अडानी की, अंबानी की। कहाँ जा रहे हैं कमाने के लिए? और बाकी लोग सड़क पे घूम रहे हैं, दर ठोकर खा रहे हैं 2 वक्त के भोजन के लिए। तो ये वैसे ही नहीं हो रहा है, ये प्लानिंग है। क्योंकि जिनके हाथ में आ सकता है वो जानते हैं
कि अगर ये लोग भूखे नंगे रहेंगे तो ये हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और यदि इनके पास ज्ञान धन हो गया तो ये हमारा मुकाबला करेंगे। तो नोटबंदी से तुमको गरीब बनाया, को लॉकडाउन से तुम्हें गरीब बनाया। मैं मास्क लगाना कोई बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है, लेकिन ये मास्क उन लोगों के लिए ठीक है जिनके अंदर से कोई ना कोई बीमारी है, और यदि बीमारी नहीं है तो मास्क फिर हमें बीमारी को बुला रहा है। जिनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है उन पर कोरोना का कोई असर नहीं हो सकता। हो भी जाएगा तो भाग जाएगा, निकल रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पिछले साल से अब तक किसी प्रकार में बराबर, बस सिर्फ पुलिस के डर की वजह से तो जरूर मैं मास्क लगा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मास्क लगाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लूंगा, ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं, इसलिए मैं नहीं लगाता। ये तो कहा है कि बुजुर्गों को मास्क लगाना चाहिए, उनको ज्यादा खतरा है। तो मैं भी तो बुजुर्ग हूं, 73 साल की उम्र है, मैं नहीं लगाता। मैंने बताया भाई 1000 रुपये जुर्माने की वजह से बचने के लिए मैं मास्क लगाता हूं, वरना तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। तो इन्होंने कोरोना में हम लोगों को गरीब बना दिया, सब रोजगार छीन लिए, नौकरी गई। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोल बोल कर इन्होंने हमारे समाज को बिल्कुल दुर्दशा में ला करके रख दिया। अगर आप चाहते हो तो अब तुम्हारे पास 2 साल का समय है, 3 साल का समय है। अब है मेहनत करने का समय। लोगों में मनोबल बढ़ाओ, जोश पैदा करो। हाँ भाई चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसपी वालों को हिम्मत दिलाओ। क्यों दिलाओ? क्योंकि अब 15 साल के लिए 10 साल बीत गए, 5 साल और टीएमसी मजबूत स्थिति में है। अब उसका ग्राफ गिरेगा, चढ़ेगा नहीं, गारंटी है। और इधर बीजेपी का मनोबल गिर गया है, अब उसका बढ़ना नहीं है यहां पर, क्योंकि प्रदेश की जनता समझ गई है कि बीजेपी वाले झूठे हैं। तो जाएंगे कहां? टीएमसी के साथ जाना नहीं चाहेंगे, बीजेपी को झूठा करार दे दिया तो तीसरा स्थान तो चाहिए, और बंगाल में तीसरा स्थान बसपा के अलावा कोई और नहीं। अगर आप लोग ईमानदारी से आज इस बसपा की मीटिंग में आए हैं, मुझे परवाह नहीं होती, मैं नहीं चाहता कि 5000 आदमी हो, 500 हो, मेरे लिए 5 आदमी काफी। 5 में से एक भी तैयार हो गया तो मैं समझूंगा 1 लाख तैयार हो गया। कभी परवाह नहीं की। मैंने कहा मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो जितने मिल जाए मैं उन्हीं को तैयार करूंगा। तो आप लोगों के पास ये 3 साल का समय है। अगर रिजल्ट चाहते हो, क्योंकि आप सब रिजल्ट चाहते हैं, और रिजल्ट के बाद देखते हैं कुछ आया नहीं, अरे पहले ही कुछ नहीं किया तो रिजल्ट कहां से आएगा? अगर रिजल्ट लाना चाहते हो तो आपको आज से निकलना पड़ेगा मैदान में। जो नौकरी कर रहे हैं, सुबह के 2 घंटे या शाम के 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे ईमानदारी से दे दो समाज के बीच में, और एक ही लाइन बोल दो कि दोनों पार्टी हमारी नहीं है, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। बस इतना काम कर दो,
तुम्हारा काम उद्धार हो जाएगा। और यदि ये काम नहीं किया तो ये भाषणबाजी तो रोज चलती रहती है, कोई ना कोई मेरी जगह कोई और आएगा, दिमाग घूमेगा। अगर कुछ करना चाहते हो तो ये 3 साल में आप लोग एक ध्यान, कौन क्या कह रहा है छोड़ दो, बीएसपी को हमें टीएमसी का विकल्प बनाना है। जैसे 2019 में बीजेपी टीएमसी का विकल्प बन गई, वैसे ही हमें 2024 में टीएमसी का विकल्प बीएसपी को बनाना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं किसी का कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, वो रख सकता है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। আপনাদের একটা টিফিনের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে, সেটা